किस्मत मेहरबान तो फलाने पहलवान, मगर जब किस्मत साथ न दे तो सारी पहलवानी निकल जाती है। कुछ ऐसा ही खेल गुजराती जोड़ी के साथ होता हुआ दिख रहा है। जी हां, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में चर्चा है कि किसी नकली चाणक्य की चाणक्यगिरी फुस हो गई है। राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गए, संजीव बालियान हार गए। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों तो भाजपा ही है, आखिर मसला क्या है? तो क्या है पूरी कहानी, विस्तार से बात करेंगे। इसके साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने नफरती चिंटुओं को तगड़ा वाला झटका दिया है। बोलने की आज़ादी, सवाल करने की आज़ादी को मजबूती देते हुए अगले चीफ जस्टिस यानी जस्टिस सूर्यकांत ने भाजपाई सिस्टम को आईना दिखा दिया है और दवायर जैसे संस्थान को संरक्षण देने का काम किया है। इसके साथ ही बात करेंगे अन्ना हजारे की। एक बार फिर से लोग इन्हें दिया लेकर ढूंढने लगे, खोज रहे हैं कहां हेरा गए। उधर भाजपा की ही वरिष्ठ नेता उमा भारती, पूर्व मुख्यमंत्री, गुजराती जोड़ी के प्रोपेगेंडा का बुरी तरह से हवा निकाल रही है। नफरती चिंटुओं और IT सेल के गुर्गों को एकदम इंजेक्शन लगा दिया है। गांधी को लेकर गजब गजब की बात कही है, यहां तक कह दिया है कि गांधी को 20 साल और मिल जाता तो आज अमेरिका हमारे सामने कटोरा लेकर रहता, हमारे ऊपर टैरिफ न लगाता। इसी बीच एक जबरदस्त चर्चा यह भी चल पड़ी है कि क्या पूर्व चुनाव आयुक्त राजीव कुमार देश छोड़कर निकल लिए यानी भाग गए। ये बात मेरी नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन लोग पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, वो भी देखेंगे। अब तक तो उपराष्ट्रपति के गायब होने की चर्चा हो रही थी, अब सड़क छाप शायर भी लापता नजर आ रहे हैं। इस चर्चा पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, नई चर्चा को जन्म देने के लिए आखिर भारत की सेना का कितना दुरुपयोग किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना की ये 3 महिला अधिकारी कौन बनेगा करोड़पति में दिखने वाली है। इन सब मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। ये सारे काम बिल्कुल फ्री हैं, इसलिए वहीं निपटा लीजिए। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्नासेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते हैं, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आखिर क्यों गुजराती जोड़ी को हारा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल लड़ाई तो भाजपा वर्सेस भाजपा की ही थी। सचिव पद के लिए 20 साल बाद वोटिंग हो रही थी और आखिरी समय में संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया गया। इसके पहले राजीव प्रताप रूडी 4 बार निर्विरोध इस पद पर जीत चुके थे। दोनों ने जमकर प्रचार किया और सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर वोटिंग की। इस वोटिंग में यानी चुनाव में करीब 1200 सांसद और पूर्व सांसद वोटर हैं। इस बार भी 60% से अधिक वोटिंग हुई। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े बड़े नेताओं ने वोटिंग किया था। मगर गुजराती लॉबी को यानी स्वघोषित चाणक्य की लॉबी को बड़ा झटका लग गया, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी को विपक्ष ने समर्थन कर दिया, जबकि गोदी मीडिया के चाणक्य चाहते थे कि संजीव बालियान जीत जाएं। इस मसले पर वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा लिख रहे हैं कि सांसदों के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में आज अमित शाह लॉबी को झटका लगा है। शाह के खास संजीव बालियान हार गए और रूडी जीत गए। शाह चाहते थे कि संजीव बालियान ये चुनाव जीतें, लेकिन विपक्ष एकजुट हुआ और राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर दिया। वोट करने वालों में एक तरफ शाह और नड्डा जैसे सांसद थे, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और खड़गे समेत सैकड़ों सांसद वोट करने के लिए पहुंचे थे। दरअसल रूडी को इसलिए समर्थन मिला क्योंकि वो मोदी शाह के गुड बुक्स में नहीं है, यानी उनके अच्छे वाले लिस्ट में नहीं है, यानी राजीव प्रताप रूडी गुजराती जोड़ी की लॉबी में नहीं आते हैं, इसलिए विपक्ष ने उनका समर्थन कर दिया। सोनिया गांधी जब वोट करने पहुंची तो संदेश साफ था कि विपक्ष रूडी को वोट करेगा। सच्चाई यह है कि शाह के इशारे के बावजूद बहुत से बीजेपी सांसदों ने बालियान की जगह राजीव प्रताप रूडी को वोट दिया। ये चुनाव सीमित वोटरों का था, पर इसके परिणाम बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं। उधर अभिषेक लिखते हैं, पत्रकार अभिषेक लिखते हैं कि ये सिर्फ राजीव प्रताप रूडी की जीत नहीं है, बल्कि अमित शाह के फर्जी चाणक्यगिरी, निशांत दुबे के बड़बोलेपन और कई भाजपा सांसदों के भीतरघात व गुटबाजी की हार भी है। वैसे तो ये चुनाव भाजपा वर्सेस भाजपा ही था, लेकिन राजीव प्रताप रूडी को विपक्षी सांसदों का भी समर्थन था। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत लिखती हैं कि कई बार छोटे परिणाम बड़ा सच उजागर कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में कुछ ऐसा ही हुआ है। भाजपा वर्सेस भाजपा में किसके पीछे कौन था, यह असली कहानी है। सुना है कि शाह जी और उनका भोंपू बने डिगरी दुबे खासे परेशान हैं, पर क्यों? अब आसान भाषा में इस मामले को समझ लीजिए। कहा जा रहा है कि अमित शाह ने संजीव बालियान को यानी अपने आदमी को, अपने खास आदमी को इस चुनाव में उतारा था, अपनी ही पार्टी के राजीव प्रताप रूडी को हराने के लिए, मगर विपक्ष ने राजीव प्रताप रूडी का समर्थन कर दिया और अमित शाह के आदमी चुनाव हार गए। इसलिए चर्चा हो चली है कि जहां जहां जांच एजेंसियों, ED, CBI और इनकम टैक्स यानी डराना धमकाना
उठाना और दूसरे कार्यक्रम लागू नहीं हो पाते हैं, वहां चाणक्यगिरी फुस हो जाती है, सब निकल जाता है। अब दूसरे मामले पर जहां गुजराती जोड़ी को एक और झटका लगा है और इसके साथ साथ तमाम नफरती चिंटुओं को भी झटका लगा है, जो खुद तो सेना का अपमान आए दिन करते हैं, मगर यदि कोई तथ्यों के आधार पर खबर दिखा दे तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यानी 9 मई को द वायर की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित हुई थी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों के बारे में एक लेख छपा था। फिर क्या था, मोदी सत्ता ने एक आदेश दिया और द वायर की वेबसाइट को लगभग 12-15 घंटों के लिए भारत में अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया। बाद में जब बवाल मचा तो बहाली हो गई। इस खबर को प्रकाशित करने को लेकर कई समाचार संगठनों पर रोक वगैरह लगाई गई, टेंशन हुआ। इस मामले पर असम में मोरी गांव पुलिस ने एक स्थानीय भाजपा नेता की शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर लिया था। मामला था 28 जून 2025 का। द वायर की वो खबर जिसमें भारतीय वायुसेना के डिफेंस अताचे ने इंडोनेशिया में यानी भारतीय नौसेना के कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में कहा था कि 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के हाथों लड़ाकू विमान हमने खोए। इसका कारण यह था कि सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे थे। हमें बताया गया था कि फला फला जगह पर हमला नहीं करना है। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो खुली छूट न होने के कारण विमानों का नुकसान हुआ। यही खबर जब द वायर ने छाप दी और बाद में भारतीय दूतावास का स्पष्टीकरण भी छापा, मगर आप तो जानते ही हैं भाजपा के लोगों को खाली आधार चाहिए निशाना बनाने के लिए, ऐसे लोगों को जो सवाल करते हैं। जबकि अगर एफआईआर करवाना ही था तो जिस अधिकारी ने यह बयान दिया उस पर करवा लेते, लेकिन पता है कि वहां नहीं करना है। निशाना उन लोगों को बनाना है जो आवाज बनते हैं, जो छुपी हुई खबरों को दिखाते हैं। तो गुजराती जोड़ी के सबसे प्रिय मुख्यमंत्री कहे जाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने द वायर और उसके संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन को असम पुलिस की किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा प्रदान किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की रिट याचिका में एक अंतरिम आदेश पारित किया। धारा 152 बीएनएस की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी और इसमें तर्क दिया गया था कि यह औपनिवेशिक युग के राजद्रोह कानून का एक नया संस्करण है, जिसको पहले ही यानी जिसके उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही रोक लगा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब केंद्र सरकार और असम सरकार को भी नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा है। यानी आसान भाषा में कहें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा है कि केवल आर्टिकल लिखना या वीडियो बनाने को लेकर किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता। अब ये बात कहीं न कहीं नफरती चिंटुओं और उनके आकाओं के लिए बड़ा झटका है। जब सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें कहेगा तो भला ये लोग अब स्वतंत्र पत्रकारों को कैसे डराएंगे, सवाल करने वालों को कैसे हड़काएंगे, कैसे दबाव में लेंगे। बहरहाल अब जरा इधर नजर डालिए। ये हुजूर एक बार फिर से चर्चा में है। किसी ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अन्ना हजारे भारत के अब तक के सबसे बड़े धोखेबाज हैं। क्या इससे आप सहमत हैं? इस पर जवाब देते हुए वरिष्ठ पत्रकार दयाशंकर मिश्र लिख रहे हैं कि सहमत हैं। सबसे बड़ा अपराध यह है कि महात्मा गांधी का नाम बदनाम किया अन्ना हजारे ने। आरएसएस के स्वयंसेवक अन्ना हजारे छलपूर्वक लोकतंत्र पर प्रहार करते हुए दुष्प्रचार को सच बनाने के सह अभियुक्त हैं। अन्ना हजारे के प्रपंच ने संघ से जुड़े 2 नेताओं को क्रमशः मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। मुख्यमंत्री को आप जानते हैं, उन पर बहुत चर्चा हुई। गुजरात के मुख्यमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बनाने में अन्ना हजारे की भूमिका पर आज तक ईमानदारी से बहस नहीं हुई। इस पर पूरी जानकारी इस किताब में है। वैसे दयाशंकर मिश्र जी की ये जो पुस्तक है इस पर मैंने कई बार चर्चा किया है। किताब ऊपर से भले ही राहुल गांधी दिख रहे हो, इस पे नाम लिखा हो उनका, मगर इस किताब के भीतर पिछले 13-14 सालों का पूरा कच्चा चिट्ठा है। पूरा षड्यंत्र, उसके पीछे शामिल लोग, धन्ना सेठ, राजनेता, संगठन, गोदी मीडिया, इन सब के नेक्सस को समझना है तो ये किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि जो आदमी हवा में बनाई गई भ्रष्टाचार की झूठी कहानी, विनोद राय जैसे झूठे लोगों की बातों को लेकर जिन्होंने माफी भी मांग ली थी, विनोद राय ने बाद में माफी मांग लिया कि मैंने गलत कहा था, ऐसे लोगों की बातों को लेकर अन्ना हजारे ने देश में आंदोलन छेड़ दिया। अब वो 11.5 साल से कहां गायब हैं, जबकि देश में एक से बढ़कर एक समस्याएं आई। किसानों का मसला हुआ, महिला पहलवानों का मसला हुआ, अग्निवीर की बात हुई, पीएम केयर फंड में घोटाले की बात हुई, इलेक्टोरल बॉन्ड का फ्रॉड हुआ, राफेल, पेगासस, वक्फ संशोधन और अभी एसआईआर में जो कुछ चल रहा है फर्जीवाड़ा वाला, इन सब में कहीं भी अन्ना हजारे नजर नहीं आते। सोचिए, क्या हिंदुस्तान के लिए वोटिंग राइट से ज्यादा या फिर किसी भी लोकतंत्र के लिए मतदान के अधिकार से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज हो सकती है? जब उस पर बात बन आई है तब भी अन्ना हजारे गायब है। आखिर क्यों गायब है? जिस व्यक्ति को देश की चिंता होगी वो हर समस्या पर खड़ा होगा। बात साफ है कि इनका टेंडर था सरकार बदलवाने का, बदल गई, अब ये उसका इनाम भोग रहे हैं। वैसे इनाम तो बहुत सारे लोग भोग रहे हैं। किसी वक्त में जिन्हें सदी का महानायक कहा जाता था, आज भी कुछ लोग कहते हैं, जिन्हें 1-2 रुपया डीजल पेट्रोल महंगा होने से तकलीफ होती थी, खटाखट ट्वीट करने लगते थे, आज उनकी जबान पर ताला लगा हुआ है। वैसे ईडी सीबीआई से डर तो सबको लगता है। बहरहाल ये सब तो बातें लोग कहते रहते हैं। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई और सेना की 3 महिला अधिकारियों के शामिल होने की खबर एक वीडियो में सामने आई है, जिसके प्रोमो के भीतर दिखाया गया है कि कर्नल सोफिया कुरैशी कह रही हैं कि पाकिस्तान ये करता चला आ रहा है तो जवाब देना बनता था सर, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को प्लान किया गया। विंग कमांडर भूमिका सिंह ने कहा कि रात के 1:05 से लेकर 1:30 बजे तक 25 मिनट में खेल खत्म कर दिया। कमांडर प्रेरणा देवस्थली ने भी कहा कि लक्ष्य नष्ट हो गए और कोई भी
नागरिक को कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद सोफिया कुरैशी कहती हैं कि ये एक नया भारत है, नई मानसिकता के साथ। अब लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये सेना का दुरुपयोग नहीं है? क्या ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक नया मुद्दा बहस के लिए मिल जाए और लोगों में राष्ट्रभक्ति की ज्वाला फूंक दी जाए करोड़पति के बहाने, और लोग इसी में चुनावी घपलेबाजी और एसआईआर के मुद्दे को थोड़ा सा भूल जाएं? जरा सोचिए, क्या इस तरह से सैन्य अधिकारियों का एक टीवी कार्यक्रम में जाना आपको सही लग रहा है, वो भी सेना की वर्दी में? ये लोग कहीं इंटरव्यू दे रहे हों, सवालों के जवाब दे रहे हों, देश की समस्याओं पर, सेना की चुनौतियों पर बात कर रहे हो तो बात समझ में आती है। सुरक्षा संबंधी मामलों पर चर्चा करें तो बात समझ में आती है। ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा कार्यक्रम और उसमें सेना की महिला अधिकारियों का शामिल होना, क्या ये सब सही है? क्या ये गिर जाने की पराकाष्ठा नहीं है या गिरा देने की पराकाष्ठा नहीं है? क्या हुजूर जब खुद सेना के नाम पर माहौल नहीं बना पा रहे हैं तो इस तरह से सैन्य अधिकारियों को आगे किया जा रहा है? पत्रकार आवेश तिवारी ने लिखा है कि बेशर्मी की हद देखिए, सेना और सेना के जवानों का जिस तरह से शर्मनाक इस्तेमाल इस सरकार ने किया है, किसी और ने नहीं किया होगा। ये बेहद लज्जापूर्ण है। सेना की महिला अधिकारी कौन बनेगा करोड़पति में देखेंगी। वैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, अरे भाई अमृतकाल चल रहा है ना, और मुमकिन है योजना भी चल रही है, तो हो सकता है कल को सैन्य अधिकारियों को प्रचार के लिए किसी कॉमेडी शो में भी भेज दिया जाए। वैसे सवाल ये भी होना चाहिए कि इन महिला अधिकारियों को भी करोड़पति बनने का चस्का लग गया है क्या? यदि लग गया है तो इस कार्यक्रम में जाने से बढ़िया था कि किसी सेठ की पार्टी में चली जाती, वहां करोड़पति क्या अरबपति बनने का भी मौका मिल जाता। ये बात इसलिए निकल रही है क्योंकि ये हमारी भारत की सेना का अपमान है। सेना का रुतबा इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से नहीं, उसके शौर्य से होता है, और भारतीय सेना को अपना शौर्य दिखाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों में जाकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर अजीब अजीब चर्चाएं क्यों शुरू हो गई हैं। पत्रकार आवेश तिवारी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि इनके किसी बचपन के दोस्त कृष्णन अय्यर ने, जो कि बनारस से हैं, इन्हें व्हाट्सएप किया और एक चौंकाने वाला खतरनाक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि राजीव कुमार भारत छोड़ के भाग गए हैं। ये सनसनीखेज है। यह भी लिखा जा रहा है कि राजीव कुमार किसी विदेशी देश की नागरिकता ले चुके हैं। देश का नाम नहीं बताया गया है। कुछ हजारों करोड़ के लेन देन की भी अफवाह चल रही है। ये तो और भी खतरनाक है। अगर ये सच है तो पहली बार कोई चुनाव आयुक्त देश छोड़कर भागा है। भारत की छवि पर धब्बा, बड़ा धब्बा हो सकता है। आवेश तिवारी लिखते हैं कि राजीव कुमार और सरकार से गुजारिश है कि अफवाहों का खंडन करें और जनता को सच बताएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि राजीव कुमार जल्द से जल्द जनता के सामने आएंगे। राजीव कुमार के भागने की बात अफवाह साबित होगी। अब लोग कह रहे हैं कि अब तक तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के ही गायब होने की चर्चा हो रही थी, सवाल हो रहे थे, अब राजीव कुमार को लेकर भी ऐसी बातें क्यों होने लगी। पत्रकार कृष्णकांत ने लिखा कि इन दोनों व्यक्तियों के बारे में बहुत तरह की अफवाहें हैं। आखिर दोनों हैं कहाँ? सही सलामत तो हैं, अब ये दोनों कहाँ हैं किसी को पता नहीं। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बाकायदा विस्तृत सवाल सरकार से किया और कहा कि भाई बताइए जगदीप धनखड़ जी कहाँ हैं? गृह मंत्री को तो पता होना चाहिए, मगर कोई खबर नहीं आई। और अब उसी तरह की चर्चा पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर भी शुरू हो गई है कि देश में इतना कुछ चल रहा है, चुनाव से संबंधित, चुनावी घोटाले से संबंधित, कथित रूप से इनके कार्यकाल को लेकर खूब चर्चा हो रही है, तब तो कम से कम इनको सामने आना चाहिए। वैसे लोग ये भी चर्चा करने लगे हैं कि जब वर्तमान वाले ज्ञानेश कुमार गुप्ता है वो सामने नहीं आ रहे हैं तो पुरनके वाले कहां से आएंगे। अब इसके बारे में सच्चाई क्या है सरकार ही बता सकती है, और जब सरकार बताएगी तो हम भी आपको बता देंगे। उधर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता उमा भारती ने चिंटुओं को, नफरती चिंटुओं को एक अलग झटका दे दिया है। सोशल मीडिया पर एक टीवी कार्यक्रम का वीडियो खूब वायरल है जिसमें एंकर उमा भारती से पूछते हैं कि लोग नाथूराम गोडसे को देश का पहला आतंकवादी कहते हैं, आप इसके बारे में क्या सोचती हैं। एक तरफ चर्चा ये होती है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, गृहमंत्री तक बोलते हैं, दूसरी तरफ ये बात। अब इसके जवाब में उमा भारती ने भक्तों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोले कर दिया। उमा भारती का कहना है कि नाथूराम गोडसे ने जो पाप किया वो आतंकवाद शब्द से पूरा नहीं होता। गोडसे ने जिस व्यक्ति को मारा है वो व्यक्ति सपना देख रहा था कि आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा, और महात्मा गांधी जी ने आज़ाद भारत के मूवमेंट को लीड किया था। गांधी जी ने कल्पना किया था कि आज़ाद भारत का स्वरूप आत्मनिर्भर होगा, और आत्मनिर्भर भारत अपनी आत्मा पर निर्भर होगा, विदेशी लोन पर निर्भर नहीं होगा। और भारत की आत्मा यहाँ की नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, लोगों की बौद्धिक क्षमताएं हैं, यहाँ के जल, जंगल, जमीन और जानवर हैं, ये सब भारत की आत्मा है। और इसी आत्मा पर भारत को निर्भर बनाने का सपना महात्मा गांधी ने देखा था, और गांधी के सपने की हत्या नाथूराम गोडसे ने की। और ऐसे गोडसे के लिए खाली आतंकवादी शब्द बोलकर आप उसका पाप कम नहीं कर सकते। यानी कहाँ तो नफरती चिंटू और तमाम भाजपाई लोग गोडसे की जयकार लगाते हैं, उससे आतंकवादी भी नहीं कह पाते, और यहाँ भाजपा की इतनी वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री खुलेआम कह रही हैं कि गोडसे ने जो किया वो आतंकवाद से भी बहुत बड़ा है। आगे सवाल किया गया कि एक तबका ऐसा है जो गांधी जी को मानता ही नहीं, कहता है कि भारत के बंटवारे के लिए गांधी जिम्मेदार है।
है, उनका कोई योगदान नहीं है आज़ादी में। इस पर उमा भारती कहती हैं कि ये भारत का स्वतंत्र मन है, जिसको जिस तरीके से आलोचना करना है करता रहे और इसकी आज़ादी आपको देनी पड़ेगी। और यदि आप इस मामले में ज़्यादा फंडामेंटल हो जाएंगे तो आप उन कट्टरवादियों से अलग कहाँ हैं। यानी जिसको आलोचना करनी है उन्हें करने दीजिए, जो सच है वो सच रहेगा। कोई भी कुपड़ आदमी मुंह उठाकर बोल दे कि गांधी की वजह से देश बट गया, उनका आज़ादी में रोल नहीं था, तो इससे इतिहास थोड़ी बदल जाएगा। इनके कहने का भाव ये था। उमा भारती कहती हैं कि आलोचना करना लोगों का अधिकार है, यही लोकतंत्र है, उनको करने दीजिए। आलोचना में बदतमीजी बस नहीं होनी चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो यही है कि एक विशेष पार्टी के पाले हुए IT सेल के गुर्गे महात्मा गांधी की कैसी कैसी तस्वीरें एडिट करके फर्जी तस्वीरें बनाकर उसको वायरल करते हैं। हम सब ने देखा है कितनी गलत बातें उनके बारे में फैलाई जाती हैं, गांधी नेहरू के बारे में, पटेल के बारे में। तो निश्चित ही ये सब बेहुदगी से भी ऊपर की श्रेणी में आता है। उमा भारती से जब पूछा गया कि क्या आप भारत के बंटवारे के लिए गांधी को जिम्मेदार मानती हैं और क्या आपको लगता है कि उनका कोई योगदान नहीं था भारत की आज़ादी में, इस पर उमा भारती जवाब देती हैं कि क्या बात करते हैं, क्या मेरी औकात है कि गांधी के बारे में मैं कोई राय बना सकूं? जिसने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया, जन आंदोलन बना दिया, उसके बारे में मेरी क्या औकात है कि मैं कोई राय बना सकूं? आगे कहती हैं कि 1857 की लड़ाई की शुरुआत थी, जिसे एक जन आंदोलन में बदल दिया गांधी ने। और काश के गांधी जी को 20 साल और मिल गए होते तो आज अमेरिका हम पर टैरिफ नहीं लगा रहा होता, बल्कि हमारे सामने एक कटोरा लेकर, भीख का कटोरा लेकर खड़ा रहता। यानी कहाँ तो नफरती चिंटुओं को पढ़ाया गया था कि गांधी को गाली देना है, उन्होंने देश को बर्बाद कर दिया, देश को बांट दिया। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रही हैं कि 20 साल गांधी को अगर और मिल गए होते तो अमेरिका हम पर टैरिफ नहीं लगाता, बल्कि हमारे सामने कटोरा लेकर खड़ा होता। ऐसा विजन था महात्मा गांधी का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। नेहरू पटेल गांधी के बीच नफरती चिंटुओं की जो विवाद की बात करते हैं, उस पर उमा भारती का कहना है कि उनके बीच क्या था वो सब इतिहास में दर्ज है, यानी सब कुछ लिखा हुआ है। मगर इन चीज़ों से न तो नेहरू की महानता कम होती है, न पटेल की, न गांधी की। उनके बीच कुछ असहमतियां रही होंगी, थी, लेकिन उनके आधार पर आप उनकी महानता को कम नहीं कर सकते। एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग समझिए, जब घर में भोजन बनाने को होता है, मान लीजिए 3 लोग हैं, किसी ने कहा कि पनीर बना दो, किसी ने कहा कि नहीं आलू गोभी बना दो, किसी ने कहा कि छोड़ो सब्जी बनाते नहीं, चावल दाल खा के निपटा लेते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है और बातचीत करके सब एक किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और जो भोजन बनेगा उसको सब ग्रहण करेंगे। अब इस अलग अलग मत को देखकर कोई कहे कि उनके बीच विवाद था, झगड़ा था, सिर्फ फुटोवल थी, तो ये बात कहाँ तक ठीक है? हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक है, अलग है, उसकी पसंद, उसकी विचारधारा, उसकी सोच, सब कुछ अलग अलग है। अलग अलग मुद्दों पर लोग अलग अलग विचार रखते हैं, लेकिन जो झूठ फैलाने वाले हैं, जो झूठ के ईश्वर से पैदा हुए हैं, जाहिर है कि वो किसी भी मामले में आग लगा सकते हैं। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि नफरती चिंटुओं के अच्छे दिन बहुत तेजी से अब जाने लगे हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।